कोरोना संक्रमण ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ब्रेक लगा दिया है और उस अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी हैं छोटे और मंझले उद्योग। हालांकि 1.5 महीने से ये उद्योग धंधे बिल्कुल बंद पड़े थे, लेकिन सरकार ने कुछ राहत दी और इन उद्योग धंधों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। कुछ एहतियात भी बरतने की बात की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, सबसे पहले जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने मंझले और छोटे उद्योगों के लिए कुछ गाइडलाइन या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और ये जारी किया है कि उस 20 लाख करोड़ में से इन छोटे उद्योगों को क्या मिलेगा। तो उसी पर चर्चा करने के लिए रोहतक मेटल फिनिशर्स एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजय कुमार जी, जो प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के। सर, जो प्रधानमंत्री ने एक ये कह सकते हैं कि इन उद्योग धंधों को थोड़ी राहत दी है और एक किस्म से एक छोटी सी जान फूंकने का प्रयास किया है, उसको लेकर क्या कहना? इसमें यह है कि जो इन्होंने जो अपना कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन के एमएसएमई को 3 लाख करोड़ की जो स्कीम दी है, उससे जो है बहुत से जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो है, इन्होंने एक रिवाइज डेफिनेशन कर दी है एमएसएमई की। उसको कुछ लोगों को जो लार्ज स्केल में आ गए थे वो फिर दोबारा एमएसएमई में आ जाएंगे और वो टेंडर वगैरह भर सकेंगे, तो एक उनको फ़ायदा हुआ है। दूसरा जो है, ये जो इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी है। उससे जो कुछ लोगों को अपने वकील या सीए से मिलने में और अपनी रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही थी, उसमें राहत मिलेगी। दूसरा ये है जी, जो एक इन्होंने 25% टीडीएस या टीसीएस का जो रिबेट दी है, कम किया है, उससे जो है लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा आएगा, उनका पैसा जमा नहीं रहेगा कंपनियों के पास। एक ये फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जो इन्होंने लोन का जो सुविधा दी है, आज की डेट में जो छोटा व्यापारी है वो लोन ना लेके उसके जो हमारा ऑलरेडी लोन चल रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान है, उसको अगर वेव करते तो उसका फ़ायदा होता, क्योंकि ये खर्चा ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो कारखाने हैं उसमें जो लेबर की वेजेस सैलरी देनी है, अगर उस फंड उस पैसे वो जो है, अगर जो ईएसआई का फंड पड़ा है लगभग 1 लाख करोड़ रुपया, उसमें से देते तो जो है लेबर और स्टाफ को कुछ फ़ायदा होता और कारखाने में लेबर काम करने के लिए तैयार रहती। जो घर चली गई है वो वापस नहीं जाती। दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर फिक्स चार्ज लगा रखे हैं। काम धंधा बंद पड़ा है तो वो फिक्स चार्ज पूरा हटाना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने जो है उसमें 10,000 रुपये की छूट दी है। 40,000 तक का कोई भरता है तो उससे उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि जो है नुकसान ही है, वो सारा का सारा माफ़ होना चाहिए। दूसरा जो है, पीएफ की इन्होंने एक स्कीम दी है कि जी जो 15,000 से वर्कर कम हो गए, 90% से कम, 90% तक वर्कर होने चाहिए जो 15,000 से कम हो जिनकी तनख्वाह। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें कि 90% वर्कर जो है 15,000 से कम के हों। तो ये भी स्कीम कोई फ़ायदा नहीं, हमने कई बार लिख के दिया है अलग अलग जगह पे, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये पूरा जो है ना ख़त्म होना चाहिए। पीएफ और ईएसआई दोनों गवर्नमेंट द्वारा भरी जानी चाहिए। दूसरा जो है, जो भी गवर्नमेंट के पास फैक्ट्रियों के जो पैसे ड्यूज बाकी हैं रिफंड वाले, वो पैसे जल्दी से जल्दी उद्योगपतियों को वापस देने चाहिए, जिससे उनको वर्किंग कैपिटल मिल सके, जिससे वो काम धंधा कर सकें। एक जो ओईएम कंपनी है उसको जो है फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके। जो कंपनियां 10-15% पे काम कर रही हैं वो फुल फ्लैज काम करें, उसको जो उनकी दिक्कतें हैं उसको दूर करें, जिससे कि उनकी डिमांड बढ़े और वो उनको मार्केट में अपना माल भेजने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके में आसानी हो। इसके अलावा जो शोरूम हैं
जहाँ पे गाड़ियाँ बिकती हैं, चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, उनकी अगर कोई समस्या है तो वो भी समाधान करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकें, कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बनाएं। और हमारा जो रोहतक का हब है वो नट बोल्ट का हब है, तो उनके नट बोल्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में सप्लाई हो सके, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेंगे। ये थे प्रेसिडेंट और पूर्व प्रधान भी हमारे साथ हैं, बंसल साहब। बंसल साहब, क्योंकि 1.5 महीने से बिल्कुल उद्योग धंधे ठप थे, कुछ राहत मिली है, उद्योग धंधे एक बार दोबारा से चालू हुए हैं और 3 लाख करोड़ रुपए तक की इन छोटे उद्योगों को लोन देने की बिना किसी गारंटी के जो फैसले लिए गए हैं, उसको किस नज़रिए से आप लोग देखते ऐसा है दीपक जी, लगभग 2 महीने से हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश के अंदर उद्योगों का बंद होना शुरू हो गया था। मैं ये मानता हूँ कि 15 मार्च से लेकर आज तक सभी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। 2 हफ्ते पहले कुछ फैक्ट्रियाँ खोलने की परमिशन दी गई थी, हमारी फैक्ट्री भी खोलने की परमिशन मिली थी। हमने भी 25% लेबर के साथ फैक्ट्री खोली थी, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ आपको बता रहा हूँ कि हमें वो फैक्ट्री 4-5 दिन पहले बंद करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अपने आप में एक पूर्ण इकाई नहीं है। कहीं से हमें कच्चा माल आता है तो हमें वो कच्चा माल नहीं मिल रहा। जहाँ हमारा फिनिश प्रोडक्ट जाता है वहाँ पर उस माल की डिमांड नहीं है। तो जब तक वो चैन सिस्टम के अंदर पूरा सर्कल नहीं बनेगा डिमांड एंड सप्लाई का, तो कोई भी फैक्ट्री चलने में असमर्थ होगी। इसी कारण से हमें अपनी फैक्ट्री जो परमिशन मिली थी, खाली मुझे ही नहीं अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी स्टील की। रोहतक का लगभग 90% उद्योग इस वजह से आज के दिन परमिशन मिलने के बावजूद भी बंद पड़ा है और किसी फैक्ट्री में भी 5 से 10% से ज़्यादा काम नहीं हो रहा। अब मैं इस बात पे आऊँगा कि जो कल हमारी इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ लुभावने, मैं तो कहूँगा लुभावने या ऐसे सपने दिखाने की कोशिश करी है हमारे को, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अनुभव है पुराना, मुझे नहीं लगता कि वो सपने कभी सच भी होंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात पे आऊँगा कि 3 लाख करोड़ का विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी जो लोन मिलने वाला है, उसके अंदर 2 कंडीशन रखी गई हैं। सबसे पहले तो आपके बुक डेट्स 25 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। अगर किसी कंपनी के 25 करोड़ से ऊपर के बुक डेट्स हैं या 100 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है, तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी के बगैर और बगैर गारंटी के आपको वो लोन मिलने वाला है। इस बात को अभी ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया। तो ये 25 करोड़ से ऊपर के बुक डेट्स और 100 करोड़ की टर्नओवर, आप देखिए किस एमएसएमई ग्रुप की इंडस्ट्री के अंदर होगी, तभी आप उसके लिए उस लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरी बात, पहले भी भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं चली हुई हैं कि वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज को बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिलेगा, लेकिन जब हम बैंक वालों के पास जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं भैया हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी के बगैर लोन नहीं है। जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने या जिस प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा है ना लोन मिलेगा, उसी से जाके ले लो, हम बैंक वाले आपको लोन देने वाले नहीं हैं। तो मैं ये मानता हूँ जिस प्रकार हम लोग एक शादी का, जब हमारा किसी का आता ना कि मैं शादी करवा रहा हूँ, बहुत हसीन मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, सपने दिखाई देते हैं हमारे को, बाद में रियलिटी क्या होती है। तो इस बात में मुझे सच्चाई, जब ये स्कीम धरातल पे आएगी, जब 31 अक्टूबर के लगभग इसकी स्कीम बन के आएगी, फिर हम जब बैंकों में अप्लाई करेंगे, फिर हमें बैंक क्या जवाब देगा जब पता लगेगा। मुझे तो ये स्कीम हमारी जैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। दूसरी बात, जो छोटी मोटी और फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जो एक प्रचार किया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, अगर कोई चीज़ ऐसी होती जो प्रैक्टिकल लागू होती, क्योंकि सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये अव्वल तो हमें मिलने वाली नहीं है, और मिलेंगी तो ये बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जैसे मैंने बताया आपको 25 करोड़ से ऊपर की बुक डेट्स या 100 करोड़ से ऊपर की टर्न, वो सब ये लोग ले जाएंगे, और हम जैसे छोटे एमएसएमई जो यूनिट्स हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अगर सरकार ने कुछ हमारी मदद करनी ही थी, जैसे मेरे प्रधान विजय हरजाई जी ने बताया, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। या तो हमारा जैसे मान लो इंटरेस्ट जो लग रहा है 2 महीने से 3 महीने से लॉकडाउन पीरियड के दौरान, उसके अंदर में 50% 25% या जो भी उसके अंदर वो कुछ इंटरेस्ट हमें रिम्बर्स करते, फिर तो हमें फ़ायदा होता। अभी सरकार ने एक बात वो कर रखी है कि कोई आपसे EMI नहीं मांगेगा। मैं आपको बता दूं, वो स्कीम भी सबको धोखे में देने वाली है। सभी बैंक प्रॉपर टाइम पे EMI काट रहे हैं। अगर वो EMI हम नहीं भरते हैं किसी वजह से, तो हमें उस पे इंटरेस्ट लग रहा है हमारा बैंक में, यानी कि हमारे पे डबल चार्ज पड़ रहा है।
कोई भी चीज़ वेव नहीं हुई है, चाहे वो लॉकडाउन पीरियड के दौरान की है, पहले के दौरान की है, बाद के दौरान की है। जब तक कोई भी स्कीम ऐसी लागू नहीं होगी जिसका कि सीधा का सीधा फायदा एंटरप्रेन्योर को मिले, उद्योगपति को मिले, तब तक मैं ये मानता हूँ कि ये सब स्कीमें कारगर साबित नहीं होगी और इसको उद्योग को उठने में ये सहायक साबित नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी भी मैं सरकार से, ये फाइनेंस मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करता हूँ कि ऐसी स्कीमें बनाएं जो प्रैक्टिकल हों और सीधा उद्योगपति को जिसका लाभ मिले। बंसल जी, ये माना जाता है कि रोहतक नट बोल्ट का सबसे बड़ा हब है और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी कोई गाड़ी होगी जिसमें इस रोहतक शहर का बना हुआ नट ना लगा हो। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है नट बोल्ट की, तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे है इस तरीके से। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म कोई चीज़ नहीं होती है कभी भी, और ना ही ख़त्म होगी। हम लोग इतने रोहतक के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं बहुत नीचे से ऊपर उठे हुए हैं और हमें अपनी क्षमता पर, अपनी कार्य क्षमता पर अपना यकीन है। मैं जो बात सरकार की बात आप कर रहे हैं कि सरकार हमें कितना सहयोग कर रही है, हमें पहले, आज से हम लोगों ने सबने अपने जीरो से यूनिट शुरू किए थे, आज रोहतक हब बना, तो सरकार का उसमें कभी भी किसी तरीके का योगदान नहीं रहा। मुझे ये बात कहते हुए फ़ख्र भी महसूस हो रहा है और सरकार की उदासीनता भी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी रोहतक में नट उद्योग जो फैला है उसमें किसी भी प्रकार का सरकार का कभी भी कोई सहयोग नहीं रहा। उसके बावजूद भी ये उद्योग रोहतक में फैला है और रोहतक ने अपना नाम कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से। आगे भी हम लोग उठेंगे और लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अभी भी मैंने बताया जैसे कि अभी जो रोहतक की नट बोल्ट उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं, 10 से 15% जो उनकी कैपेसिटी है उस पर चल रही है। जैसे ही मेरे विजय जायज ने बताया, जब तक चैन सिस्टम के अंदर पूरे उद्योग नहीं चलेगा, जितने भी OEMs हैं, जैसे मैं मारुति का नाम लूँगा, हीरो का लूँगा, होंडा का लूँगा, यामा का लूँगा, सुजुकी का लूँगा, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जब तक वो नहीं चलेंगी और उनकी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो जाके गाड़ियों के शोरूम में, बाइकों के शोरूम में, जब तक वो वहाँ नहीं बिकेंगे तो ये उद्योग चलने वाला नहीं है। क्योंकि हर एक छोटा उद्योग बड़े पे डिपेंड है, बड़ा छोटे पे डिपेंड है, एक चैन सिस्टम है ये। बंसल जी, एक प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी जो अपना संबोधन था उसमें ये कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और यूनिट ऐसी प्रोडक्शन करें जो मतलब हम अपने देश का ही सामान प्रयोग करें। जनता से भी अपील की है। तो एक उद्योगपति होने के नाते इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उस आह्वान पे क्या हम लोग चल सकते हैं? कोई भी काम चलना या करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए वैसी भावना और मन की बात उस कहते हैं जो प्रधानमंत्री, वैसी होनी चाहिए। हम लोग कह तो रहे हैं कि लोकल वोकल बने, लोकल प्रोडक्ट हमारे ग्लोबल बने, लेकिन हम लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए, लोकल प्रोडक्ट को वोकल करने के लिए हम लोग उसकी सहायता कैसे कर रहे हैं, ये तो देखिए। अभी भी अगर आप देखेंगे जितनी भी MNCs हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड के ब्रांड्स हैं, उनको तो सरकार किसी न किसी रूप में फ़ायदा कर रही है। फिर हम लोग उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? खाली कहने से कोई बात नहीं होगी। या तो हम लोकल प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल बनाने के लिए, वोकल करने के लिए कुछ उनको इस तरीके के बेनिफिट दें ताकि हम लोग MNC से मुकाबला कर सकें। खाली कहने से कुछ नहीं होगा जेंटलमैन। तो क्या, क्योंकि ऐसा भी सपने दिखाए जा रहे हैं कि चाइना से बहुत सी कंपनियां वाइंड अप कर रही हैं और हिंदुस्तान की तरफ रुख कर रही हैं, इस तरह के भी कुछ सपने दिखाए जा रहे हैं। और आप लोग अब भी इस कोविड-19 में चाहे सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आप उदासीन ही नज़र आ रहे हैं उन घोषणाओं को। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये जब तक हवाई सपने दिखाए जाएंगे कुछ नहीं होगा। जब तक स्कीमें, जब तक बेनिफिट्स धरातल पर नज़र नहीं आएंगी और उसका सीधा फ़ायदा जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है उसको नहीं मिलेगा, तो ये सब स्कीमें बेकार है। अभी आप जो बात कर रहे हो कि चाइना से उद्योग पलायन होकर पूरे वर्ल्ड के होकर इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो बात ऐसी है, आप MNCs को बढ़ावा दे रहे हो। अगर मैं ये मानता हूँ जापान की 10 फैक्ट्रियाँ या 15 फैक्ट्रियाँ या जर्मनी की फैक्ट्रियाँ अगर इंडिया में आ जाएंगी तो इसका मतलब उनको बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो इंडिया में आएंगी जापान की फैक्ट्रियाँ या जर्मनी की फैक्ट्रियाँ, तो उसमें ठीक है, लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। लेकिन जो लोकल वोकल वाली, जो लोकल को ग्लोबल बनाने की बात है, वो तो चरितार्थ नहीं हो रही है। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, जापानी प्रोडक्ट ने अगर इंडिया में फैक्ट्री लगा ली तो उसमें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है उनको क्या फ़ायदा हुआ? तो ये थे बंसल जी, ये पूर्व प्रधान रहे। इसके अलावा इंडस्ट्री हैं जो
खुद फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री चलाते हैं सब, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इन दिनों लेबर की आ रही है। लेबर यहाँ से पलायन कर चुकी है और आप लोगों का जो जिस तरह का काम धंधा है उसमें लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो कैसे चल रहा है काम? सर लेबर की अगर देखी जाए तो वैसे लेबर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। अब मैं एक छोटे उद्योग से वास्ता रखता हूँ, तो मेरे एंड पे लगभग 50 लेबर काम करती है। अब फिलहाल 50 लेबर को देखा जाए तो सर उसके हिसाब से व्यवसाय तो रहा नहीं है। तो 50 लेबर को देखते हो तो इसमें क्या है कि फिलहाल काम चलाने के लिए जो हमारे विश्वसनीय आदमी हैं, तो उनको 15-20 आदमियों को लेके हम थोड़ा बहुत अपना व्यवसाय चालू करने की उसमें स्थिति में है। मगर उसमें भी कोई सर स्टेबिलिटी वाली बात नहीं है देखी जाए तो। क्योंकि देखा जाए तो आगे से जिसके ऊपर हम जहाँ पे सप्लाई चेन है हमारी डिपेंडेंसी है, अगर वहीं से अगर हमको कुछ प्रॉपर वगैरह ऑर्डर्स वगैरह रिसीव नहीं होंगे तो उन लेबर से हम कब तक इन्वेंट्री अपनी यहाँ पे वो करेंगे। तो और अब रही सर सप्लाई हो नहीं रही है और लेबर का यहाँ पे खर्चा मेंटेन है। अब मिनिमम भी देखा जाए तो लेबर को सर 8 घंटे की सर्विस अगर हमको बुलाते हैं तो बेसिक वेजेस तो हमको देना उनका बनता ही है। और इलेक्ट्रिसिटी अब बुलाएंगे तो सर तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्ज हैं, और साथ के साथ जो लिमिट्स के इंटरेस्ट वगैरह वो भी चल रही हैं। तो ओवरऑल व्यू देखते हुए सर जो हमारे एक्सपेंसेस है वो फार ज़्यादा पड़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे ओवरऑल को देखते हुए। तो इसमें सर अभी एक तरह से ये लगा लो थोपने वाली बात है कि सरकार ने कह तो दिया, एक तरफ तो सर ये मजदूर वगैरह साइड बाय साइड ट्रेन के थ्रू ये घर जाने लग रहे हैं, एक तरफ सर ये कहानी हो रही है कि भाई मीडियम स्केल इंडस्ट्री भाई ओपन भी करें, तो एक तरफ ये जाने भी लग रही हैं सर, ओपन भी होने लग रही हैं। तो इसमें कोई स्टेबिलिटी वाली बात नहीं है, कोई सोच मतलब एक प्रॉपर वो नहीं है विज़न कि भाई हम इसको किस तरीके से लेके चलें एक पटरी के ऊपर। तो सर अभी फ़िलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही स्थिति ख़राब है व्यवसाय को देखते हुए। और अभी जस्ट हम एक तरह से अपनी लेबर को रोकने के लिए किसी तरीके से भी उनका घर भी चल जाए और ये रुक भी जाए, और हमें उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में शायद में भी कुछ स्थिरता आए और इस लेबर से हम फिर रूटीन में आके अपना व्यवसाय और बढ़ा सके। सब एक रिलीफ दिया गया है कि जो 15,000 से कम सैलरी वाले लोग हैं उनका 24% सैलरी पीएफ अकाउंट में सरकार डालेगी, तो क्या उससे आप लोगों के वर्कर्स को बेनिफिट होगा या आपके उद्योग धंधों में कुछ बेनिफिट हो सकता है? सर ऐसा बेनिफिट एक्चुअली वो उन्होंने उसके अंदर एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर 90% जो 15,000 से नीचे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। 90% एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो लगभग जो कंपनियां पीएफ काट रही हैं उनकी लगभग सैलरी जो होती है 20-22 हज़ार से ऊपर ही होती है, तो उनके लिए कोई ख़ास बेनिफिशियल नहीं है। हमारे जैसी यूनिट्स में तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो क्या वर्कर्स नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि उनको तो वही बात है, अपने लिए सैलरी चाहिए, परिवार पालने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या वर्कर्स नहीं रुक? बेसिकली लेबर्स को रोकने का एक ही तरीका है कि फैक्ट्री चलनी चाहिए और फैक्ट्री ओनर्स के पास काम होना चाहिए। मार्केट के अंदर जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है अभी सब कुछ डाउन हुआ पड़ा है। ओएम्स वगैरह जो एमएनसी कंपनियां हैं ये चल नहीं रही हैं। मार्केट के अंदर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सेल हो नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से सेल मार्केट के अंदर है नहीं, काम है नहीं, तो लेबर्स वगैरह को किसी तरीके से रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ हमारे को ऐसी स्कीमें आनी चाहिए जिससे कि भाई 2 व्हीलर्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है सेल बढ़े, तब जाके इनको रोका जा सकता है। तो ये लोग थे जो रोहतक में सबसे बड़ा उद्योग है वो नट बोल्ट का उद्योग है, और ये सारा डिपेंड है ऑटो मार्केट पे। ऑटो मार्केट, ऑटोमोबाइल्स मार्केट अभी सही पूरी तरीके से खुली नहीं है। हमने बात की, इन लोगों का यही कहना है जब तक चेन नहीं बनेगी तब तक इनके उद्योग धंधे नहीं चल सकते। जहाँ तक भारत सरकार के रिलीफ देने की बात है तो इनका यही कहना है कि अभी कागज़ों पर आंकड़े आए हैं और जब ये वास्तव में चरितार्थ होगा तब पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा मिलता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि भले ही उद्योग धंधे खोलने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन इन लोगों ने एक दिन खोलने के बाद जब काम शुरू नहीं हुआ तो वापस से दोबारा बंद कर दी है, क्योंकि एक चेन नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से ये अपने उद्योग धंधे नहीं चला पा रहे हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ में दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।